जय हिंद दोस्तों। हमसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि खसरा क्या होता है, खतौनी क्या होता है, और ये जो फॉर्मेट होते हैं B1 B2 P1 P2 P3 ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम कोशिश करेंगे आपको शॉर्ट में, ज़्यादा नहीं डिटेल में, पर शॉर्ट में ये कवर करने की, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि ये सब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो अभिलेख होते हैं, है ना, जो आप पढ़ेंगे, जो आप रिकॉर्ड में चेक करेंगे, तो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? अच्छा हाँ, काफ़ी सारे लोग को कन्फ्यूज़न है कि हम किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो हम जो है पहले भू अभिलेख एवं बंदोबस्त के कर्मचारी हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो नियुक्तियाँ होती थी वो किसके तहत होती थी? भू अभिलेख एवं बंदोबस्त के तहत। फिर बंदोबस्त अब चेंज हो गया है, अब वो हो गया भू अभिलेख एवं बंदोबस्त को भू प्रबंधन कर दिया गया है। कुछ ही समय में वो भी अपडेट आ जाएगा। इसके बाद हम जो हैं राजस्व के अंदर काम करते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रथम अधिकारी होते हैं वो तहसीलदार, और हमारा मेन काम जो है ना, एसडीएम या कलेक्टर के अंदर जो हम काम करते हैं वो है राजस्व, भू राजस्व को इकट्ठा करके शासन को पहुंचाना। ठीक है, तो हम राजस्व विभाग और भू अभिलेख विभाग का काम करते हैं। साथ ही चूँकि कलेक्टर जो है वो मुखिया होता है जिले का, जिलाधीश होता है, और वो सामान्य प्रशासन का मुखिया है। ठीक है, सामान्य प्रशासन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के मुखिया हैं, इसलिए हम जीएडी के अंदर भी काम करते हैं। तो तीन मुख्य विभाग हैं हमारे, इसके अलावा लेकिन हम सबके काम करते हैं। पंचायत विभाग का, शिक्षा विभाग का, खाद्य विभाग का, ठीक है, वन विभाग का। इनको भी जब हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम इनका सहयोग करते हैं। पर मुख्य रूप से आपसे कोई पूछे तो अभी आप कहाँ पर पदस्थ हैं? तहसीलों में। तो तहसील में यदि आप पदस्थ हैं, इसका मतलब आप राजस्व के कर्मचारी हो गए। लेकिन आप जो भी काम करेंगे रिकॉर्ड में, जब भी आप रिकॉर्ड का यूज़ करके कोई काम करेंगे तो आप भू अभिलेख का उपयोग कर रहे हैं, यानी राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं और भू अभिलेख का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसी से बनकर आती है अगला पॉइंट जो हम बता रहे हैं आपको, कि जो पत्रक हैं, दो तरीके के पत्रक हैं। एक है भू अभिलेख का पत्रक और दूसरे हैं राजस्व के पत्रक। ठीक है, तो भू अभिलेख का पत्रक है जो आपके खसरे से संबंधित है। जितने भी खसरे से संबंधित पत्रक हैं आपके, खसरे की जानकारी जिसमें ली जाएगी, किसान मतलब आपका एरिया कितना है, फसल कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, ये सारी जानकारी किस में आएगी? खसरे में, है ना। रबी में कितना हुआ, खरीफ में कितना हुआ, कितने पशु हैं, कितनी उपज हुई, कितनी सिंचाई हुई, कितनी असिंचित हुई, ये सब आएगी आपकी भू अभिलेख में। और जब राजस्व की, रेवेन्यू की बात की जाएगी, जब कभी कृषकवार जानकारी उठाई जाएगी और कृषि क्षेत्र पर या डाइवर्टेड क्षेत्र पर कितना भू राजस्व आ रहा है, आना चाहिए, जमा हुआ, बकाया है, उसकी जानकारी ली जाएगी। तो यह है भू राजस्व के पत्रक। तो इसमें आपका आ जाता है क्या? सबसे पहले P2 खसरा आ जाता है। P2 के बाद आ जाता है आपका P53 मिलान खसरा, P54 खरीफ जिंसवार, P4 रबी जिंसवार, ठीक है, P8 दैनंदिनी, ठीक है, दैनंदिनी हो गई। फिर क्या आता है आपका इसके अलावा? P11 खसरा 5 साला। फिर मसाहती खसरा आ जाता है आपका P12 में। ठीक है, इस तरीके के पूरे खसरे हैं, हम सबको एक बार डिटेल में बता देंगे। और इसमें आपका आता है B1 खतौनी, B2 जो मांग बनती है तहसील स्तर पर, ठीक है, फिर B3 B4 तहसील, ये हो गई तहसील स्तर पर ग्रामवार बनती है, ये तहसीलवार, ठीक है। फिर B4 पटेलों की सूची बन गई, पटेलों की जो मांग हो गई। फिर B6 भाग 1 भाग 2 और B7, ठीक है, ये B1 इतने हैं, इसमें तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये दो पत्रक हैं, राजस्व का पत्रक और खरीफ का पत्रक, ये आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं किस पे? अगली बात पे, हम मतलब इसकी डिटेल पे चलते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले भू अभिलेख से। ठीक है, तो भू अभिलेख में जो पत्रक हैं उनको अलग अलग वर्गीकरण में बांटा गया। सबसे पहले आता है का नंबर के पत्रक। जो का नंबर का पत्रक है, इसमें 4 पत्रक हैं आपके, P11 P12 P17 और P21। ठीक है, P11 मतलब कि खसरा 5 साला,
पहले बनते थे, अब तो खैर ये नहीं बनते। अभी आपको रिकॉर्ड रूम से मिलेंगे केवल। समझिए इसमें खसरा 5 साल में पहले साल के 12 प्रविष्टियाँ, जो भी आपके नॉर्मल खसरे हैं वो 12 प्रविष्टियाँ होती हैं। इसके बाद 8 कॉलम में पिछले 4 सालों की, यानी कि यदि ये आधार वर्ष वो हो गया आपका 21-22 का खसरा है तो 22-23, 23-24, 24-25 और 25-26 का खसरा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से खसरा 5 साल तैयार होता था कि यदि इस साल ये था, किसी भी एक बेस ईयर में ये था, तो उसके बाद 5 सालों में क्या परिवर्तन हुआ है, तो वो खसरा 5 साल से पता चल जाता था। इसके बाद आता है मसाती खसरा। हमने पिछली बार भी बताया था, है ना। मसाती खसरे वो खसरे होते हैं जो पहाड़ पे या ऐसी जगहों पर रहते हैं, वो गांव या वो क्षेत्र जिनका खसरा तैयार नहीं किया जा सकता, जहाँ पर ट्रावर्स नहीं बनाया जा सकता, जिन पे सीमांकन नहीं किया जा सकता, उनका डेटा तैयार किया जाता है इसमें मसाती खसरों में। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका तितम्मा मिलान खसरा। तो किसी भी ग्राम में कितने पशु हैं, ठीक है, कितने पशु हैं, इसका विवरण, कितनी गाय हैं, कितने भैंस हैं, ठीक है, कितने बछड़े हैं, कितनी बकरियां हैं, कितने मुर्गे हैं, ठीक है, कितनी मुर्गियां हैं, इस तरीके का जो पशुओं का विवरण होता है वो आ जाता है आपका तितम्मा मिलान। फिर आता है कुल वर्गीकरण चिट्ठा। चिट्ठा हम जिसको कहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। चिट्ठा में है टोटल जो कैटेगराइजेशन है आपका, ठीक है, खसरों के संबंध में, और डिटेल उसकी कुल वर्गीकरण चिट्ठा में मिल जाता है। चिट्ठा का पत्रक होता है जिसमें ये सब जब आप भर लेते हैं, इसके बाद चिट्ठा तैयार होता है। ठीक है, फिर ये हो गया का प्रकार का। जो का प्रकार का है उसमें ये आ गया हमारा। अब हम चलते खा में। तो खा जो है वो क्या है आपका, खा जो होता है वो मिलान खसरा होता है। ठीक है, कहाँ थे, हाँ, खा जो होता है हमारा मिलान खसरा होता है। मिलान खसरा मतलब कि कैसे, मिलान खसरे में दिया रहता है टोटल आपका कुल फसलें खाता, है ना। खा में केवल क्या है आपका P53, P53 मिलान खसरा। इसमें क्या रहता है आपका खाता, गैर खाता, ठीक है, फिर कितनी फसल हुई, कितनी सिंचित थी, कुएं से सिंचित थी, तालाब से सिंचित थी, नहर से सिंचित थी। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाता है निरा क्षेत्रफल। ये अभी आप देखिए, ये अभी आपको शॉर्ट में बता रहे हैं ताकि आपको खसरों के बारे में पता रहे। क्या होता है, पीएससी में भी क्वेश्चन आता है कई बार, खसरा क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए ये बता दिया आपको कि खसरा क्या होता है। खसरा वो अभिलेख है, अभी खसरे पे आ रहे हैं हम, मेन खसरा नीचे आएगा, है ना। वो जो है हमारा शायद घा प्रकार में दिया हुआ, ठीक है, उस पर हमारे नीचे बेसिक सी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट है खसरा 5 साल, उसी के 12 कॉलम को हटाकर वर्तमान खसरा बना दिया गया, है ना। तो वही 12 कॉलम में जो है, मतलब जो 12 कॉलम का खसरा वो मेन खसरा है हमारा, उसके बारे में हम लास्ट में बताएंगे ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए और ये सब समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे निरा क्षेत्रफल से पूरा डिटेल निकल जाती है मिलान खसरा की। ठीक है, इसके बाद आ जाता है गा। तो गा प्रकार में आ जाते हैं आपके सबसे पहले P54 खरीफ जिन्सवार। कुछ समय पहले ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएससी में, एमपीपीएससी में आया था कि कौन सा क्वेश्चन है, सियारी खसरे कौन से होते हैं, या सियारी कौन सा रिकॉर्ड किस सीज़न में बनाया जाता है। तो सियारी मतलब कि खरीफ जिन्सवार। ठीक है, P4 मतलब रवि, रवि के कहते हैं, रवि जिन्सवार को कहते हैं उन्हारी। ठीक है, फिर आ गया आपका P54, P5, P4 हो गया। फिर आता P7 गोशवारा। गोशवारा मतलब कि खाता, किसी भी ग्राम का डेटा उठाएंगे, खाता, गैर खाता, उसके बाद आपका जो वन की जानकारी हो गई, ठीक है, फसलों की जानकारी हो गई, निरा क्षेत्रफल हो गया, दुफसली हो गया, ये पूरी जानकारी इकट्ठी होकर इसमें बन जाती है। ठीक है, P7 के बाद
P8 तो सभी जानते होंगे, पटवारी दैनंदिनी, जो अब ई डायरी होने वाली थी, लेकिन अभी फ़िलहाल उसको रोक दिया गया है शासन द्वारा, है ना। पटवारी दैनिकी या दैनंदिनी कहते हैं इसको। इसमें लिखा जाता है आपने कब कौन से जगह पर रहकर काम किया, किस दिन आप कहाँ पर थे, उसका डिटेल, ठीक है। P8 के बाद आ जाता है आपका P19। P19 में तैयार होते हैं किसी भी गांव में यदि सीमा चिन्ह गड़बड़ हैं, लुप्त हो गए हैं, है ना, मिट गए हैं, त्रुटि है उनमें, चांदा है, भूमापन का कोई मुनारा है, उसमें यदि कोई त्रुटिपूर्ण है, लुप्त है, तो उसकी जानकारी इसमें आती है, ठीक है। लुप्त या त्रुटिपूर्ण सीमा चिन्ह या भूमापन के निशान, ठीक है। त्रुटिपूर्ण, भूमापन या सीमा चिन्ह के निशान की जानकारी संधारण करना। फिर आ जाता है P8, P19, P16। P16 क्या है? पटवारी के बाद RI दैनिकी, ठीक है, या राजस्व निरीक्षक दैनिकी भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका घ और गा। अब हम आते हैं अगले में, घा भी यहीं बता दें क्या? चलिए घा भी बता देते हैं। घा में 2 होते हैं, कौन कौन से? 23 और 24। कौन कौन सी? इसमें यह है RI प्रगति पत्रक और यह है पटवारी प्रगति पत्रक। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर इंगा भी यहीं बताते हैं आपको, ये ख़त्म कर देते हैं। आपका P22 पटवारी की प्रभार सूची, जो अभी आपको मिली होगी, वो पत्रक भी पहले से तय है शासन द्वारा, है ना, वो है पटवारी की प्रभार सूची। आपको नहीं दिख रहा होगा, हम एक बार अपडेट कर देते हैं उसको थोड़ा सा। ये अब देखा, पटवारी की प्रभार सूची आपको दिख गई होगी, ये है, ठीक है। तो चलिए, ये आपने देख लिया का, खा, गा और घा और इंगा, ठीक है। एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। का में हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी, P11, P12, P17 और P21। P11 में खसरा 5 साला, P12 में मसाहती खसरा, P17 में आपका हमने पढ़ा था क्या? तम्मा मिलान, पशुधन का विवरण, और P21 में हमने पढ़ा था चिट्ठा, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि अपन ने पढ़ा था, का वाले में हमने पढ़ी थी 4 चीज़ें। फिर आता है खा, तो खा वाले में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने खा वाले में पढ़े थे P53 मिलान खसरा। गा वाले में हमने देखा अभी खरीफ का जिन्सवार, सियारी जिसको हम कहते हैं, रबी का जिन्सवार P4 जिसको उन्हारी कहते हैं। फिर P7 जमाबंदी गोशवारा। जमाबंदी गोशवारा में क्या होता है, पूरा डिटेल होती है, खाता, गैर खाता, जंगल, झुड़पी, ठीक है, उसमें पूरी डिटेल रहती है, कौन सा यूज़ हुआ, दुफसली इंदिरा क्षेत्रफल, तो उससे वो मिल जाता है, और ये जिन्सवार के बाद ही बनता है। फिर आता है पटवारी दैनिकी हमने पढ़ी P8 में। उसके बाद हमने P19 पढ़ा, त्रुटिपूर्ण या विलुप्त सीमा चिन्हों की जानकारी, ठीक है। फिर P16 में हमने देखा RI की दैनिकी के बाद हमने देखा घा नंबर हमारा पटवारी और RI की प्रगति पत्रक, और इंगा देखा हमने पटवारी की प्रभार सूची, ठीक है। इसके बाद आता है अन्य प्रकार के, तो अन्य प्रकार में 6 हैं। तो उन 6 को पढ़ने से पहले एक बार हम बता दें मेन चीज़, जो खसरा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है खसरा। तो अभी हमने देखा था खसरा 5 साला, ठीक है। तो 5 साला में क्या होता है, 20 कॉलम होते हैं। तो 12 कॉलम वो जो मैंने ये पीछे लिख रखे हैं वो, और 8 कॉलम वो जो उसमें प्रति वर्ष का बताते हैं। मतलब कि यदि कोई बेस ईयर हमने चुन लिया है, तो बेस ईयर का 12 कॉलम में रहेगा, उसके बाद के 4 वर्ष जो है वो उसमें आपके किस में रखेंगे, जो बाकी के 8 कॉलम है उनमें रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 20 कॉलम का बनता था खसरा 5 साला। अब हम जब पढ़ रहे हैं खसरा, तो खसरा जो है हम आपके सामने जो लेकर आए हैं वो 12 कॉलम का है, ठीक है। यानी अपडेटेड जो 12 ही कॉलम चल रहा है, लेकिन ये न्यू वाला है, पुराने में कुछ चीज़ें थी जिसको अपडेट करके अब न्यू बना दिया है। तो हम इसके एक पॉइंट्स पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको खसरा समझ में आ जाए। लेकिन उससे पहले हम ये बता दें खसरा होता क्या है। तो जो खसरा है आपका, खसरा क्या है, अभिलेख है, भू अभिलेख का वह अभिलेख जो कि ग्राम के नक्शों के आधार पर सर्वे नंबर वाइज बनता है। सर्वे नंबर वाइज मतलब कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, सीरियल नंबर से जमे होते हैं। खसरा नंबरों के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से जब जमाया जाता है, जब हमने पहले तो मौका देखा,
मौके पे नक्शा बनाया सेटलमेंट के बाद। जब नक्शा बनाया हमने तो नक्शे के आधार पे जो 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर, मौके पर 1 नंबर किसका है, कौन काबिज है, ठीक है, निजी है, सरकारी है, डाइवर्टेड है, कृषि है, उसके बाद कितना उसमें लगान है, कितना हिस्सा है, कृषि कौन कर रहा है मौके पर। तो पहले नक्शा बना दिया, नक्शे के बाद खसरा का मौका देखकर क्या किया जाता है, इंद्राज या एंट्री की जाती है। क्या की जाती है, इंद्राज या एंट्री की जाती है। उस एंट्री के आधार पे 12 कॉलम बनाए जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहला कॉलम है यूनिक आईडी। अभी जो नए वाले में चलता है यूनिक आईडी, जैसे कि आधार संख्या होती है एक व्यक्ति की, अब ऐसे ही खसरों का आधार संख्या है यूनिक आईडी, ठीक है। जब यूनिक आईडी हो गई उसके बाद आता है आपका खसरा नंबर या सर्वे नंबर। इसमें एस और बी दिया हुआ है, सर्वे नंबर और ब्लॉक नंबर। यदि कोई खसरा है, नॉर्मल कृषि खसरा है, तो उसमें आ जाएगा सर्वे नंबर, और यदि कोई आबादी का प्लॉट है, मतलब आबादी का नंबर है, तो उसमें आ जाएगा ब्लॉक नंबर। जब जहां पर दूसरे नंबर कॉलम में बी होगा वहां पर तीसरा नंबर कॉलम भरा जाएगा पी, ठीक है, प्लॉट नंबर। यानी कि यदि 313 बी है तो यहाँ पर एक पी होगा, यदि ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, यदि एस है तो ये नहीं आएगा, ठीक है। तो जो एस और बी और पी का खेल है वो क्या है, पी का खेल तब है जब बी है, तीसरा कॉलम। चौथा कॉलम आता है जहां पर क्षेत्रफल लिखा होगा, किसी भी भूमि का एरिया, उस भूमि का उपयोग और उसका भू राजस्व। फिर आता है आपका भूमि स्वामी का नाम, जो 5वें कॉलम में चला गया, पहले तीसरे नंबर में आता था, ठीक है। फिर आता है इस व्यक्ति का हिस्सा, इसका कितना हिस्सा है एक भूमि पर वो। 7वां आता है पट्टे की जानकारी। पट्टे की जानकारी मतलब कि इसके पास कितनी जमीन है पट्टे की, ठीक है, या यदि यह मौके पर जो जमीन है वह पट्टे की है तो किसकी है, कितना एरिया उसका पट्टे में है और कितना एरिया उसका पट्टे में नहीं है, ठीक है, कितनी अवधि के लिए पट्टे में दिया गया है। फिर आता है मौरूषी कृषक। मौरूषी कृषक वो कृषक होते थे जिनको किराए से ज़मीन दी जाती थी खेती करने के लिए, हिस्से में, ठीक है, बटाई में, मतलब इनका पूरा किरायानामा बनता था और किराएदार कहलाते थे उस भूमि के। उस पे इनका जो किराया होता था वो उनकी आय पे भी तय होता था। कई बार जो उत्पादन हो रहा है उससे इनकी जो किराया तय हो जाता था कि आप जितना भी वो करेंगे उसी से आपको आय दे दी जाएगी, ठीक है। विलंगम भार। 9वां नंबर जो है बंधक है, दृष्टि बंधक है, बैंक में कोई, बैंक की कोई और लीज एंट्री है उस पर, ठीक है, तो उसकी जानकारी 9वें नंबर पे। 10वें नंबर पे फसल की जानकारी, किस सीजन की फसल है, ठीक है, खरीफ की है, रबी की है, जायद की है, अन्य है, वार्षिक है, तो उसकी जानकारी आ जाएगी 10वें में। और जो ये फसल की जानकारी है, ठीक है, कौन सी फसल है, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 11वें में। भाई रबी की फसल है तो कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है तो कौन सी फसल है, और उसका एरिया, ठीक है। 12वें नंबर पे आ जाता है सिंचाई, वृक्ष संरचना, अन्य अभियुक्तियां, और 1 से लेकर 9 तक के बीच में यदि कोई भी सुधार हो रहा है तो उसका आदेश, ठीक है। तो ये हो गए 12 नंबर का कॉलम खसरे का। तो खसरा क्या है, वो अभिलेख जो कि सर्वे नंबर वाइज, सर्वे नंबर अनुसार क्रमबद्ध तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। पीएससी में भी आया था ये क्वेश्चन काफ़ी समय पहले, हमारे एक मित्र ने भी बताया हमको कमेंट पे कि ये आता रहता है पीएससी में खसरा क्या होता है। तो यदि अब आपसे कोई खसरा पूछेगा तो मुझे नहीं लगता कि अब आप नहीं बता पाएंगे। खसरा बेसिक अभिलेख है, ठीक है, बेसिक भू अभिलेख है, बेसिक लैंड रिकॉर्ड्स है, जिसके आधार पर हम बता पाते हैं कि उस वह ज़मीन किसके नाम पे है, उसका एरिया कितना है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और खसरे की सारी जानकारी आपको इससे मिल सकती हैं। खसरा एक व्यक्ति का, सॉरी, एक खसरे का एक खसरा बनता है, ठीक है, यानी कि ये P2 जो बन रहा है एक खसरा नंबर का एक ही बनेगा, है ना। यदि 2, 3, 4 हैं तो उनके तीनों के अलग अलग रहेंगे। पहले ये शामिल में लिख दिए जाते थे, लेकिन अभी नए वाले जो आए हैं इसमें शामिल खसरा नंबर हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं अन्य खसरे, है ना। इतने में मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगी, ये समझ गए होंगे अब आप, है ना। मौके पर इंद्राज कैसे करते हैं, इसको कैसे क्या देखना है इसको। अब हम आते हैं अन्य खसरों पे। हमने का, खा, गा, इंगा पढ़ लिया है। थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है क्या, एक मिनट, अब ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा वाइट हो गया है इसलिए इसको साफ कर दे रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, ऐसे समझिए आप इसको कि अपन ने जो खसरा पढ़ा, ठीक है, खसरे के टाइप्स पढ़े हमने, भू अभिलेख के अभी हम भू अभिलेख के देख रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे राजस्व के पत्रक, है ना। तो बहुत सारे हमें कमेंट्स और डाउट्स मिलते रहते हैं लगातार
B2 वगैरह के बारे में, B1 के बारे में, जमाबंदी के बारे में, है ना, तो वो हम आपको बताते हैं। इन पत्रकों की यदि आपको और अच्छे से ज़रूरत पड़ेगी, वैसे तो नहीं है, तो मैं आपको किसी दिन कंप्यूटर में बनाकर सारे मेन पत्रक जो हैं वो बता दूंगा, ठीक है। कहाँ थे अपन? अन्य में हमने पढ़ा का, खा, गा, घा, इंगा। कौन कौन से पढ़े हमने? हमने सबसे पहले पढ़ा था P11, P12, P17, P21। का के अंदर P11, P12, P17, P21। एग्जाम में यदि आता है, मान लीजिए कि भू अभिलेख में इनमें से कौन सा भू अभिलेख का खसरा नहीं है, तो यदि ये ऑप्शंस आते हैं फिर P11, P12, यदि P लिखा है तो वो भू अभिलेख का खसरा है, और B फॉर क्या कहना चाहिए, B फॉर भू अभिलेख, है ना, B फॉर भू अभिलेख, तो B जो है वो राजस्व के लिए है, और P जो है वो आपके इसके लिए है, भू अभिलेख के लिए है, ठीक है। तो का में 4, P11, P12, P17, P21, खा में केवल P53, उसके बाद गा में P54, P4, P7, P8, P19, P16, ठीक है। फिर घा में P13, P14, P23, P24, और इंगा में P22, है ना, प्रभार सूची वाला। तो ये हमने पढ़े। अब हम आते हैं इसके बाद जो महत्वपूर्ण पत्रक होते हैं, महत्वपूर्ण खसरे होते हैं उस पर। तो सबसे पहले कौन सा वाला है हम देख रहे हैं? सबसे पहले अन्य वाला। तो अन्य इसको क्या कहेंगे हम? अन्य पत्रक, ठीक है। तो अन्य पत्रक में सबसे पहले आता है P5, उसके बाद आता है P15, P18, P20, P23 और P2, ठीक है। तो इसको हम नीचे से ही शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा सा आसान पड़ेगा, है ना। तो P2 वो होता है जो खसरा ऑनलाइन तैयार किया जाता है, जो कंप्यूटर में अपडेट होगा वो खसरा होता है आपका ऑनलाइन। कंप्यूटर वाला खसरा P2 जो जस्ट हमने अभी पढ़ा, 12 कॉलम वाला, है ना, 12 कॉलम वाला जो खसरा है 1 से लेकर 12 तक के, वो है P2। P2 के खसरे, P2 मतलब मेन आपका अभिलेख, जो आपको रिपोर्ट देखनी है। कोई व्यक्ति, मैं ज़मीन खरीद रहा हूँ तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा P2, ठीक है। मुझे फौती उठवानी है, सबसे पहले P2। क्यों? इससे पता चलेगा वर्तमान अभिलेख में किसका नाम है। अब कैसे देखते हैं खसरा? तो इसके लिए आपको क्या करना है? वेब GIS mpbhuleख.gov.in पर जाइए, वहाँ सर्च का ऑप्शन आता है होम पेज में, सर्च में क्लिक करिए, अपना जिला, अपनी तहसील और अपना खसरा चुनकर आप P2 देख सकते हैं, ठीक है। आपको खसरा नंबर याद नहीं है, भूमि स्वामी याद है, तो आप भूमि स्वामी से चेक कर लीजिए। यदि ये दोनों याद नहीं है आपको गांव भर याद है, तो फिर आपको पटवारी जी से पूछना पड़ेगा। और आपको खुद से देखना है तो MP किसान ऐप में जाएं, सीमांक में जाएं, नीचे एक ऑप्शन आता है मैप पर चिन्हित करें, जहां पर आप खड़े होंगे उस पर क्लिक करेंगे तो उस गांव का नाम, खसरा, एरिया सब कुछ दिख जाएगा और भूमि स्वामियों का नाम दिख जाएगा, फिर उसका आप खसरा निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा P2। P2 के बाद आता है P3। P3 जो होता है, सॉरी P23। P23 जो होता है वो होता है अतिक्रमण या बेजा कब्जा या एनक्रोचमेंट रजिस्टर या एनक्रोचमेंट पंजी जिसको हम कहते हैं, पत्रक जिसको कहते हैं, आप जो भी कह लें इसको, ठीक है। जब कोई व्यक्ति शासन की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लेता है तब उसका जानकारी शासन को दी जाती है। प्रतिवेदक पटवारी होता है, आवेदक भी उसमें पटवारी होता है, और फिर इसका शासन निर्णय लेता है तो इसकी जानकारी हम P23 वाले रजिस्टर के फॉर्मेट में कर देते हैं। ये कहलाती है आपकी अतिक्रमण पंजी, बेजा कब्जा पंजी या एनक्रोचमेंट रजिस्टर। इसके बाद हम आते हैं 20वें नंबर पे, RI की पटवारी पत्रक। अब आप समझिए RI का पटवारी पत्रक क्या होता है। तो RI का पटवारी पत्रक है, पहले क्या होता था, अब तो चलिए RI का पद लगभग डेड कैडर कर दिया है, या RI के पद का अब शक्तियां लगभग शून्य कर दी हैं। पहले जब तक RI साहब इस पत्रक में अटेंडेंस नहीं देते थे तब तक पटवारी की वेतन नहीं आती थी। तो ये पत्रक था पहले P20, है ना, RI का पटवारी पत्रक, यानी कि उसमें पटवारी से उनने क्या काम किया, बस्ता जाँच की जो भी है इसमें आ जाता था, है ना। कुछ कम ज़्यादा ऊपर नीचे बता रहा हूँ मैं, तो मुझे सुधरवा दीजिएगा, मैं भी आप लोगों की तरह सीख ही रहा हूँ। फिर आता है ग्राम में P18, वास्तविक, है ना, उपयोग में लाए गए फॉर्मों का पत्रक या इकजाई। तो जो भी फॉर्म उपयोग में लाए गए होंगे उन सबका पत्रक, इकजाई पत्रक इसी में आ जाता है हमारा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राम में वास्तविक उपयोग में लाए गए फॉर्म का पत्रक। फिर क्या आता है? फिर आता है हमारा
खसरा परीक्षण पंजी P15, खसरा परीक्षण पंजी पहले चलता था। क्या होता था जब हम मौके पर जाते थे, है ना, जो इंद्राज का हमने पढ़ा पहले, तो पहले खसरा तैयार किया जाता था जब हम मौके पर जाते थे। जब हम गिरदावरी के टाइम पे जा रहे हैं, हम सीमांकन में गए, हम नक्शा पटांकन में गए, हमको बगल वाले खसरे में कोई चेंज मिला तो हमने उसको चेंज को अपनी पंजी में, इसी पंजी में लिख दिया और फिर हम जब बैठते थे तो उसको अपडेट कर देते थे, या हस्तलिखित खसरा जब चलते थे तो इसको अपडेट किया जाता था। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पशु मृत्यु पंजी। पशु मृत्यु पंजी, इसमें ये तय होता था कि आपके गांव में जो हम पशुधन वाला हमने पढ़ा था खसरा, उसके अनुसार ही खसरा पशुओं की संख्या तय हो जाती थी और उसके आधार पे तय होता था कि आपके यहाँ कोई पशु मर गया तो उसकी जानकारी शासन को प्रदान की जाती थी। या अंतिम में इसमें जो आपका फाइनल अपडेट होता है पशु वाला जो पत्रक है उसमें ये अपडेट हो जाता था। ठीक है, कि इतने गाय और इतने ये कम कर दिए गए साल भर में, तो पहले ये बनते थे। तो ये अन्य पत्रक है। अब हमने कौन कौन से भू अभिलेख के पत्रक देख लिए। पहला हमने क्या देखा, हमने पहले पढ़ा का, खा, गा, घा, इंगा और अन्य। ठीक है, तो हम एक बार सिर्फ वो लिखेंगे, आप रिवाइज कर सकें तो अच्छी बात होगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये सब आपके एग्जाम में भी आ सकता है और आपको बेसिक पता होना चाहिए। आज की डेट में केवल P2, B1, B2 4-5 पत्रकों का ही उपयोग हो रहा है ना। बाकी सारे पत्रक शासन द्वारा बंद कर दिए गए हैं या समाप्त कर दिए गए हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं भू अभिलेख के पत्रक का रिवाइज है, ताकि इसके जस्ट बाद हम राजस्व पे जाएं तो आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, का, खा, गा, घा, इंगा और अन्य। ठीक है, सबसे पहले का में जाएगा P11, P12, P17, P21। ठीक है, खा में जाएगा आपका P53, गा में जाएगा P54, P4, P7, P7 के बाद आता है P8, P19, P16। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाता है P23, P24, इंगा में आ जाएगा P22 और अन्य में आता है आपका जो हमने सबसे पहले अभी जस्ट पढ़ा था P5, P15, P18, हाँ, P20, P23 और P2 ना। अब देखिए ये क्या है आपका, ये है आपका खसरा 5 साला, ये मसाहाती खसरा, ये आपका तितम्मा मिलान जिसमें पशुधन विवरण है, ये आपका चिट्ठा, ये है आपका मिलान खसरा, ये है आपका खरीफ जिन्सवार, रवि जिन्सवार, फिर ये है इनका टोटल जो गोशवारा बनता है वो जमाबंदी गोशवारा, ये है पटवारी दैनिकी, ये आरआई नहीं ये क्या था, हाँ वो सीमा चिन्ह और लुप्त मतलब मौके पर जो आपके त्रुटिपूर्ण सीमा चिन्ह है या लुप्त सीमा चिन्ह है उनका पत्रक, ये है आपका आरआई दैनिकी। ठीक है, आरआई दैनिकी। फिर 23-24 है पटवारी की प्रगति पत्रक और आरआई का प्रगति पत्रक, ये उल्टा हो गया शायद, ये 23 आरआई का होगा, 24 पटवारी का होगा। P22 में प्रभार सूची। ठीक है, फिर यह है पशु मृत्यु पंजी, हाँ पंजी कह लीजिए या इसको पत्रक कह लीजिए आप। ठीक है, फिर 15 में आ जाता है आपका खसरा परीक्षण पंजी। ठीक है, उसके बाद 18 में आ जाएगा आपका ग्राम में उपयोग में लाए गए फॉर्म की इगजाई पत्रक या संख्या दिखाने वाला पत्रक। P20 में आ जाएगा आपका आरआई की पटवारी पंजी। 23 में आ जाएगा अतिक्रमण बेचा कब्जा पंजी और ये P2 जो कंप्यूटर का ऑनलाइन खसरा होता है वो। ठीक है, तो ये आपने देखा, ये है खसरे। ठीक है, ये क्या सॉरी भू अभिलेख के ये सारे पत्रक आपने देख लिए। अब हम किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होगा, यदि इसमें किसी को कोई भी पत्रक को आपको विस्तार से समझना हो तो आप हमको बताइएगा, हम प्रयास करेंगे आपको कंप्यूटर से, है ना, कंप्यूटर से स्क्रीन शेयर करके पत्रक कैसे बनाते हैं उसकी एक डिटेल वीडियो दे देंगे। लगभग हमने इनमें से काफ़ी सारे पत्रक बनाए हैं जो अभी कंटिन्यू थे कुछ समय तक, तो हमने सारे पत्रक बनाए हैं। अभी डिसकंटिन्यू हो गए, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस पर मेहनत करें। हाँ, आपको पता होना चाहिए केवल कि कौन सा पत्रक काहे के लिए उपयोग होता है, बस बनाने के लिए परेशान मत होइए, क्योंकि शासन द्वारा इसको डिसकंटिन्यू किया गया है। केवल फसल कटाई प्रयोग वाले पत्रक चल रहे हैं, इसके अलावा कोई पत्रक नहीं चल रहा है। ठीक है, तो वो भी उतना वो नहीं है, उसमें भी शासन लग रहा है कि आने वाले समय में हटा देगा, है ना, उसको अपन चर्चा करेंगे बाद में कभी मौका पड़ा तो। अब हम आते हैं राजस्व के पत्रक। ठीक है,
दिख रहा है यार, थोड़ा ज़्यादा वाइट तो नहीं है ना, नहीं ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं राजस्व के पत्रक। अब आप ये समझिए, हमारा मेन काम है राजस्व शासन को प्रदान करना, राजस्व को उगाही करना और उसको शासन को प्रदान करना, ताकि समय समय पर शासन जो है आवश्यक कार्य कर सके, ठीक है। और शासन की जो मुख्य आय है वो इसी से है, ठीक है। राजा का भी मेन काम क्या होता था, कर वसूलना, कर जमा करना और फिर राज्य को चलाना। तो राजस्व के मेन होते हैं, राजस्व के पत्रक इसलिए आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप राजस्व के पत्रों को बड़े अच्छे से देखिएगा। इसमें होते हैं आपके मेन पत्रक, सबसे पहले आता है B1, B2, B3, B4, B5, B6 1, B6 2 और B7, ठीक है। अब ये है आपके मेन पत्रक। इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि B1 क्या है। तो B1 को हम डिटेल में पढ़ लेंगे, उसके 15 कॉलम का पत्रक होता है वो हम इसके बाद पढ़ लेंगे, पर पहले B1 समझा देते हैं। तो B1 क्या होता है, देखो हमने पढ़ा खसरा, जो भू अभिलेख के खसरे हैं या भू अभिलेख का रिकॉर्ड है, वो कैसे बना, नक्शा बना, उत्तर पश्चिम कोने से शुरू होता हुआ नंबर दिया जाता है सर्पिलाकार, ठीक है। मौके पर आप गए, आपने खसरा देखा, राम के नाम पे एक नंबर किसके नाम पे, राम के नाम पे, तो एक नंबर किसके नाम पे, राम के नाम पे। खसरा पहले, राम बाद में, ठीक है। ये डिटेल बेसिक याद रखिएगा, केवल खसरा और खतौनी का, इसी को खतौनी कहते हैं। जो B1 लिख रहा हूँ ना मैं, यही खतौनी है, ठीक है। खातेवार जानकारी, अभी आपने पढ़ा खसरेवार, अब ये पढ़ेंगे खातावार। तो खाता किस व्यक्ति का है, किसान का, या एक व्यक्ति के नाम पे कितनी भूमि है, कितना भू राजस्व उसका बनता है, वो आ जाता है खातेवार जानकारी, उसी को हम कहते हैं खतौनी। इसमें पहले खाता रहेगा, खाते के बाद कृषक का नाम रहेगा और फिर उसके खसरों की डिटेल रहेगी और भू राजस्व का निर्धारण रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी खतौनी, जो कहते हैं अपन जिसको खाता, है ना, खाता कह लीजिए, खतौनी कह लीजिए और जमाबंदी कह लीजिए, B1 कह लीजिए, है ना। तो यही होती है। अब जैसे आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन टर्म है B1 वाचन, है ना। तो B1 वाचन का मतलब ही यही होता है कि उसमें व्यक्तियों का नाम किस में लिखा हुआ, हिंदी वर्णमाला के बढ़ते हुए क्रम में लिखा, आ ई उ से लेके का खा गा घा इंगा चा 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 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो जब हम पढ़ेंगे राम, तो राम का नाम जब हम पढ़ रहे हैं तो राम की जितनी भूमि होंगी वो आ जाएंगी। तो हम जब राम की B1 वाचन करेंगे और राम नहीं है तो राम के विधिक वारसानों का नाम लिखकर उन पूरे खसरों को उनके नाम पे कर देंगे, इसलिए होता है B1 वाचन। B1 वाचन में हमको किसानवार जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, आराम से पकड़ सकते हैं कोई व्यक्ति फौत हो गया है तो कहाँ से उसका नाम हटेगा और कहाँ पर नाम जुड़ना चाहिए। ये हो गया B1। अब B2 क्या होती है, तो B2 को ऐसे समझिए आप, RI साहब बनाते हैं ये, मतलब अभी तक तो वही बनाते थे, कुछ जगह पे पटवारी लोग सहयोग करके बनवाते थे, आप लोग भी बना सकते हैं, हम लोगों ने भी बनाया हुआ है। इसमें परेशान नहीं होना है। ये बनती है ग्रामवार, किसानवार नहीं, खसरावार नहीं, खातावार नहीं, ये बनती है ग्रामवार। इसमें क्या बनती है, इसमें बनती है मांग भू राजस्व की। क्या मांग बनती है B2 में, तो B2 में बनता है ये ऐसा पत्रक होता है, ये सिंपल सा, ठीक है। ग्रामवार बन गया, ये खाता गैर खाता लिख गया इसमें, ठीक है। वैसे खाते की जरूरत पड़ती, गैर खाते की जरूरत नहीं पड़ती, पर लिख देते हैं कई बार, ठीक है। अब इसमें लिख जाता है सबसे पहले वर्तमान, ठीक है, उसके बाद मांग, ठीक है, फिर पुराना और फिर कुल, या पुराना यहाँ भी कर लेते हैं कई बार। देखिए पहले एक गांव में 100 खसरे थे, तो पुराने में 100 खसरे थे, 100 का भू राजस्व इतना बनता है। वर्तमान में कृषि खसरे थे, ठीक है, वर्तमान में 86 कृषि खसरे हैं, 14 डाइवर्टेड खसरे हैं, ठीक है। तो इससे हमको पता चल गया 14 का भू राजस्व, प्रीमियम शास्ती कितनी हुई और पिछले साल, और वर्तमान में 84 बचे, ठीक है। और मांग कितनी है, तो 14 की मांग है अभी, जिनका लेना बाकी है, तो ये डाइवर्जन यहाँ आ गया। और फिर लास्ट में आ जाता कुल। तीसरे साल जब अगले साल हम फिर बना रहे हैं, तो पिछले साल 84 कृषि भूमि थी और 14 डाइवर्टेड थे। इस साल वो जो 14 डाइवर्टेड थे उसमें से 12 डाइवर्टेड बचे और 2 लोग वापस कृषि में चले गए, और जो 84 थे, 84 में से 4 और कृषि से डाइवर्टेड में आ गए, ठीक है। तो 12 4 16 कुल कृषि डाइवर्टेड में आ गया, और आपका कितने बचे, 82 में से 2, 84 में 2 मिले, 86 और 4 चले गए, 82 हो गए, ठीक है। ऐसे समझिए, मैथ्स है तो अपन को दिमाग नहीं लगाना उस पर, केवल मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये ग्रामवार बनती है मांग, जिसको हम B2 कहते हैं, ठीक है। तो B2 कोई भी कहेगा, कोई भी RI साहब होंगे तो कहेंगे अपने अपने गांव की B2 बनाओ। B2 का मतलब ही यही होता है आपके गांव की कुल मांग कितनी हो गई या कुल मांग कितनी है,
उस गांव की, तो इस B2 पत्रक से मिल जाती है। ठीक है, नहीं है तो आप पुराने किसी भी RI सर की ले लीजिए और वर्तमान में कितने डायवर्जन है ये देख लीजिए और उनको टोटल खसरों से माइनस कर दीजिए। इसको आप भूलेख से भी निकाल सकते हैं, भूलेख में डायवर्जन वाले जो हमारा एंट्री होती है वहाँ से भी हम निकाल, मतलब जहाँ से हम भू राजस्व को भरते हैं, जमा करते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमने देखा ग्राम वार भू राजस्व की मांग। ठीक है, अब इसी को जब हम क्या कर देते हैं तहसीलवार, तो ये हो गई B3। ठीक है, तहसीलवार जब इसकी जानकारी बनती है तो ये हो गई B3। ठीक है, फिर अब आते हैं B4 में। तो इसमें क्या है, तहसील अंतर्गत B4 ना, हाँ, तहसील अंतर्गत ग्रामवार मांग की और बकाया की पंजी, मांग की और बकाया की पंजी। ठीक है, ये हो गया आपका B4। अब आते हैं अपन B5 पे। तो B5 क्या कहती है, पटेलों की जानकारी। इसमें क्या है, पटेलों की मांग सूची, जो ग्राम पटेल होते थे पहले, उन ग्राम पटेलों की मांग सूची होती है B5 में। ठीक है, कि इनके द्वारा भू राजस्व जो है वो ग्रामवार कितना होगा, इनकी मांग सूची, पटेलों की राजस्व की मांग सूची। ठीक है, फिर आता है B6 का भाग 1 और B6 का भाग 2। तो B6 का भाग 1 क्या कहता है आपका, भू राजस्व को खजाने में जमा करने का चालान। ठीक है, चालान इसमें क्या है, जो चालान जो खजाने में रखा जाएगा। और भाग 2 क्या कहता है, चालान जो पटेल रखेंगे अपने पास। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आता है B7। B7 में क्या है, बकायादारों की सूची, जिनका भू राजस्व बकाया है उनकी पंजी या उनकी सूची, बकायादारों की सूची। ठीक है, क्लियर। B1 मतलब कि खतौनी। ठीक है, B2 मतलब कि ग्रामवार भू राजस्व की मांग, B3 मतलब तहसीलवार, B4 मतलब तहसील अंतर्गत ग्रामवार मांग की बकाया पंजी, B5 पटेलों की राजस्व की मांग सूची, B6 भाग 1 जिसमें चालान जो कि शासन अपने पास रखेगी, भाग 2 में जो पटेलों के पास रहेगी, और B7 मतलब बकायादारों की सूची। ठीक है, अब अपन चलते हैं खतौनी को एक बार विस्तृत में, इसके 15 पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, जी, तो ये है आपके सामने खतौनी, आप देख सकते हैं। ठीक है, खतौनी में सबसे पहले लिखा जाता है खाता क्रमांक। ठीक है, खाता क्रमांक कौन सा खाता है, फिर उसमें लिखा जाएगा दूसरे कॉलम में खातेदार का नाम या खातेदारों का नाम, उनका पिता पति पता और जाति, फिर उनका हिस्सा दूसरे कॉलम में। तीसरे कॉलम में खातेदार की आईडी, समग्र आईडी जो आजकल चल रही है आप देख रहे हैं, समग्र आईडी आ जाएगी। चौथे में आ जाता है सर्वेक्षण क्रमांक और एरिया। पाँचवें में आएगा भूमि का उपयोग। छठवें में निर्धारण, रुपयों में कितना भू राजस्व इसका बनता है। सातवें में यदि कोई छूट है तो। आठवें में भू राजस्व का शीर्ष कौन सा है, भू राजस्व कितना होगा, शाला उपकर कितना है, पंचायत उपकर कितना है, ठीक है, वाणिज्य उपकर कितना है, प्रीमियम कितनी है, शास्ती कितनी है। फिर चालू वर्ष की मांग आ जाएगी इसमें टोटल सब करने के बाद। यदि कोई बकाया है तो 10वें नंबर कॉलम पे, 11वें पे ब्याज धारा 143 के तहत, ठीक है। 12 में अद्यतन मांग यानी कि 8 9 10 11, ठीक है, 8 नहीं, हाँ 8 को भी कह सकते, बाकी ये 9 10 11। फिर 13 में आ जाएगी भुगतान की गई राशि, यदि इतना डाइवर्जन हो रहा, मतलब इतना भू राजस्व हो रहा है, इसमें से कुछ जमा किया गया पहले तो वो, और टोटल ये माइनस ये कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। क्या कर देंगे, 12 माइनस 13 कर देंगे तो 14 मिल जाएगा, और कोई अन्य अभियुक्ति, ठीक है। ये है खतौनी, देख सकते हैं आप 15 कॉलम में। अब हम शॉर्ट में आपको एक खाता ऊपर लिख के दिखा दे खसरा और एक नीचे खतौनी, तो थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने ऊपर खसरा है, नीचे खतौनी है। खसरा को कहते हैं जो कंप्यूटर वाला वो P2 और खतौनी को कहते हैं B1, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं खतौनी से, क्योंकि अभी अपन ने जस्ट खतौनी पढ़ा है, खसरा फिर दोबारा लिखेंगे।
तो सबसे पहले इसमें आता है खाता क्रमांक। तो हम मान लीजिए कोई खाता है 311, यहाँ आ गया 311। फिर यहाँ पर आ जाएगा खातेदारों का नाम। तो खातेदारों का नाम में आ जाएगा राम सन ऑफ दशरथ, ठीक है। इसके बाद पता हो गया, पता लिख देंगे हम, पता निवासी उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर क्या आ जाता है हिस्सा। तो अभी ये एक ही नाम है तो यहाँ पर आ जाएगा एक या संपूर्ण, ठीक है। और यदि हिस्सा होता तो 1/2, 1/3 आ जाता। फिर आ जाता है खातेदार का आईडी क्रमांक। तो यहाँ पर आ जाएगी इनकी समग्र आईडी, है ना, ये समग्र आईडी आ जाएगी यहाँ पर 9 अंकों की। फिर चौथे में क्या आता है सर्वेक्षण क्रमांक। अब इनके पास 3 खसरे हैं, कौन कौन से, 3, 11/1 और 14/5/1, ठीक है। ये हो गया ये। अब इन्हीं का क्या लिख देना है इसमें, क्षेत्रफल। तो 3 का एरिया है 0.20, 11/1 का एरिया 1.31 और 14/5/1 का एरिया है 0.07, ठीक है। तो इसका योग आ जाएगा, योग कर लीजिए आप, 51 और 7 58, 158 हेक्टेयर। एरिया किसमें रहता है, हेक्टेयर में। फिर आता है भूमि का उपयोग। तीनों कृषि हैं तो तीनों के सामने कृषि है ना, और कृषि। या यदि मान लो 7 में 0.07 मकान बनाया तो आवासी, ठीक है। फिर आता है निर्धारण रुपयों में। तो 0.20 में 0.00, 1.31 में 6 रुपये 12 पैसे, आवासी में 700 रुपये, ठीक है। फिर कोई छूट है, कोई छूट नहीं है। फिर आता है आपका कौन सा कॉलम, 8वां पे। तो 8वां में क्या हो जाएगा आपका, 8वां में आएगा भू राजस्व। तो भू राजस्व कितना बन गया आपका, 706.12, 706.12। पंचायत उपकर आ जाएगा, पंचायत उपकर इसका आधा, तो 700 का आधा 350 और 6 353.06, ठीक है। 5 एकड़ से कम है तो शाला उपकर 0, कोई शास्ती कोई प्रीमियम नहीं है तो सब 0। फिर 9वें पे क्या है, बकाया। तो कोई बकाया है, मान लीजिए पिछले साल का बकाया है, यदि है ना 500 रुपये पिछले साल का बकाया है, बाकी जमा कर दिया था इन्होंने ऑनलाइन। फिर क्या आता है ब्याज। तो इस साल का यदि कोई ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 69 रुपये कुछ आएगा यदि ब्याज, तो हम ये लिख लेते हैं ब्याज। फिर अब आता है 11वें नंबर पे क्या है, कुल, अच्छा वहां पर वो था, ठीक है, निर्धारण। इस साल का कितना हो जाएगा, 1 मिनट, ये आएगा यहाँ ये 500 यहाँ, ये 69 यहाँ, ठीक है। तो इस साल का भू राजस्व कितना हो गया, 12 6 18, 6 3 9, 7 3 10, 1059 रुपये 18 पैसे, ठीक है। अब 500 ये और 69 ब्याज। तो 12वें नंबर पे क्या आ जाएगा, कुल मांग। तो इन सबको जोड़ देंगे हम, तो 10,559 प्लस 69, तो 10,000 बोल रहा हूँ, 1,000 मतलब 1500, फिर 60 60 20 120, ठीक है ना, 1628.18 आ गया आपका। फिर इसके पहले कोई भुगतान अभी तक अपन ने किया है तो अपन ने कोई भुगतान नहीं किया है। फिर यहाँ पर आ जाएगा लास्ट आपका देय राशि, यानी कि टोटल देय राशि कितनी हो गई, यही 1628.18। यदि इसमें हम 600 रुपये दे दिए होते तो यहाँ पर आ जाता है 1028, अन्य अभियुक्ति कोई नहीं। ये आपने देख लिया खतौनी। अब आते हैं खसरे पे, उठाते हैं हम 3 नंबर का खसरा। तो सबसे पहले आती है क्या, यूनिक आईडी। क्या आती है सबसे पहले, यूनिक आईडी, ठीक है। तो ये होती है 11 अंक की है शायद ये, ठीक है। ये आ गई यूनिक आईडी। यूनिक आईडी के बाद आ जाता है आपका खसरा, 3 नंबर का खसरा। तो 3 नंबर में क्या लिख देंगे, एस, क्योंकि एस लिखा है इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। फिर आता है एरिया। तो 3 नंबर का एरिया कितना है, 0.20 का एरिया मिल गया। फिर यहाँ पर आ जाएगा कृषि और क्या आ जाएगा, भू राजस्व। तो इसका भू राजस्व 0.00। फिर आ जाएगा आपका भूमि स्वामी का नाम। तो यहाँ पर नाम आ जाएगा राम सन ऑफ दशरथ, पता भूमि स्वामी, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर 5 नंबर कॉलम में। 6वें पे हिस्सा, तो संपूर्ण या 1। फिर आता है पट्टे की जानकारी, कोई पट्टा नहीं है, मौरूसी कृषक कोई नहीं है, यही खेती कर रहे हैं। भूमि पर भार, तो
XYZ बैंक में बंधक, बैंक में 2022 से बंधक, ठीक है, ये लिख दिया अपन ने बंधक। फिर फसल आ गई, तो मान लेते हैं कि अभी खरीफ में हमने लिखा धान, रबी में लिखा राई सरसों, ठीक है। कितने एरिया में? तो 0.20 में, 0.20 में, ठीक है। अब इसमें कोई वो है तो कुछ नहीं है। कुआं, एक पक्का, पेड़ आम, 2 पीही, 1 या जाम 1, ठीक है। ये है खसरा P2, ये है खतौनी। अब मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगी, हमने सारे पत्रक आपको बता दिए हैं। इसके अलावा 2 पत्रक और हैं जो मुझे लगता है हल्का सा आपको मैं आइडिया दे देता हूँ। एक बनता है निस्तार पत्रक, जो कि धारा 233 के तहत बनता था MP LRC में पुरानी। तो निस्तार पत्रक क्या है? निस्तार के जो भी रास्ते, जो भी शासकीय भूमि है निस्तार के लिए उपयोग होती है, दखल रहित भूमियाँ, वो इस पत्रक के अंदर तैयार होती हैं। अलग अलग मदें हैं इसकी। ऐसे ही धारा 242 कहती है रूढ़ी पत्रक, ठीक है। रूढ़ी पत्रक या वाजिब उल अर्ज, ठीक है। तो इसमें वो सारे आते हैं जो सिंचाई के हैं या सड़क है, सिंचाई, सड़क और एक और 3 प्रकार की भूमियाँ उस पत्रक के अंदर आती हैं, ठीक है। तो उनको आप देख सकते हैं। अब इसमें यदि किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके जो बची हुई कुछ और डाउट्स हैं, बचे कुछ 2 डाउट्स हैं या कमेंट्स हैं कुछ जिनके मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, वो मैं समय से करने का प्रयास करूंगा। फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाएँ। एग्ज़ाम आ रहा है, आपके हेल्प हो जाएगा। और कुछ यदि किसी को कुछ इसमें सुधार चाहिए हो, कुछ मैंने गलत बता दिया हो, जल्दी में ऊपर नीचे हो गया हो थोड़ा सा, तो मुझे बताइएगा, मैं उसको सुधार करके पेश करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।